नमस्कार दोस्तों, जगुका जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम कल की जो विशेषता थी, अपनी राजस्थान की कृषि की जो विशेषता थी, उनमें दो विशेषताएं रुक गई, लेकिन दो विशेषताएं रह गई थी। उन विशेषताओं को हम आगे पढ़ रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से कृषि के नवीन आयाम में हम जो बताना चाह रहे हैं वो सुनिएगा। नवीन आयाम में हम ये भी बताना चाहते हैं कि कृषि ऋण वाला टॉपिक भी है, कृषि की विपणन नीति भी है, मतलब कृषि प्रसंस्करण नीति भी है। साथ में हम आपका कौन सा कृषि प्रसंस्करण के साथ साथ आपको कौन सा कृषि के नवीन आयाम भी है, ये सब बताना भी प्रयास करेंगे। तो उन्हीं के साथ आपकी होगी टॉपिक। आगे देखिए, अगला था वो अपन पढ़ना चाह रहे हैं। चौथी विशेषता परंपरागत किसान है। अब परंपरागत किसान है, ध्यान दीजिएगा, यह परंपरागत किसान है। कैसे कि परंपरागत किसान का खाद्यान्न फसलों पर बल है, फसलों पर बल, ठीक है, व्यवसायिक फसलों पर बल नहीं। फसलों पर बल नहीं, अतः कृषि व्यवसाय के रूप में नहीं है। घाटे की कृषि है। घाटे की कृषि है तो किसान ऋणग्रस्त है। किसान क्या है? ऋणग्रस्त है। और किसान ऋणग्रस्त है तो सुन लो, इस किसान की ये किसान आत्महत्या कर रहा है। हत्या कर रहा है और खेती को छोड़ रहा है। को छोड़ रहा है, समझ गए? अतः ये खेती को छोड़ रहा है किसान को, अतः इसको वापस हम खेती से जोड़ें। सुनो, खेती से इसको जोड़ना, खेती से जोड़ना, ऋणग्रस्तता से मुक्त करना, से मुक्त करना, ऋणग्रस्तता से क्या करना? मुक्त करना। और साथ में आपका कृषि का व्यवसायीकरण करना, उत्पादन बढ़ाना, किसान की आमदनी दुगनी करना। अब देखिए, एक बार समझ लीजिए, आप 2 मिनट के लिए आपको सारी चीजें आ जाएंगी। एक बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपना और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको करें। देखिए, हमारा किसान परंपरागत है। परंपरागत क्यों है? क्योंकि ये खाद्यान्न फसलों पर बल देता है। हमारे को खाली जैसे अपन किसान है, किसान क्या करेगा? केवल खाद्यान्न फसलों पर बल देगा कि यार खाने पीने के लिए अपनी मतलब नाज हो जाए। समझ गए क्या मेरी बात? तो व्यवसायिक फसलों पर बल नहीं देगा। व्यवसायिक फसलों पर बल नहीं देगा तो स्वाभाविक सी बात है, अति कृषि उसकी व्यवसाय के रूप में नहीं है, केवल खाने पीने के लिए है, केवल खाने पीने के लिए उसकी कृषि है। ध्यान दीजिएगा, अतः वो घाटे की खेती कर रहा है। कौन सी खेती कर रहा है? घाटे की। घाटे की खेती कर रहा है तो किसान ऋणग्रस्त हो गया। क्या हो गया? ऋणग्रस्त हो गया। और किसान ऋणग्रस्त हो गया तो आत्महत्या कर रहा है और खेती को छोड़ रहा है। खेती को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। अतः उसको खेती से कैसे जोड़ा जाए, उसको ऋणग्रस्तता से कैसे मुक्त करा जाए,
उसको कृषि के साथ व्यवसायीकरण कैसे किया जाए और उसका उत्पादन बढ़ा करके किसान की आमदनी को दुगुना कैसे किया जाए, इसके लिए हमें योजनाएं वगैरह बतानी है, तो वो ऑटोमेटिक आपकी सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। बोलो क्लियर है क्या? तो किसानों को कृषि का व्यवसायीकरण कैसे करें, उसको ऋणग्रस्तता से मुक्त कैसे करें, ये सारी बातें आपको सारी चीजें आएंगी। खेती से कैसे जोड़े, तो राजस्थान सरकार इसमें क्या कर रही है, भारत सरकार इसमें क्या कर रही है, वो सारी बातें आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक तो ये सारी बातें इसमें आएंगी। ठीक है, एक तो हो गया परंपरागत किसान। परंपरागत किसान के बाद कौन सा आएगा? आधुनिक हरित क्रांति का प्रभाव। इसको भी एक बार देख लीजिए, पांचवा हरित क्रांति का प्रभाव। देखिए, पहला नंबर है हरित क्रांति क्यों आई। कृषि की उत्पादकता बढ़ाना, में वृद्धि, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता के बाद आपका बोलो कौन सा? बफर स्टॉक और निर्यात। देखिए क्या है, क्या तो कृषि का व्यवसायीकरण, सॉरी उच्च उत्पाद तकनीक, हाई यील्ड वेराइटी, गेहूं और चावल की बोनी किस्मों को का रासायनिकरण। अब आ गया कैसे, तो इसका जनक कौन है? तो देखिए नॉर्मन बोरलॉग, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। भारत में एमएस स्वामीनाथन। बाद में जन्म स्थान कौन सा है? मेक्सिको अमेरिका। भारत में जन्म स्थान कौन सा आ गया? मेक्सिको अमेरिका विश्व में। और भारत में कौन सा हो गया? भारत में आपका पंतनगर, उत्तराखंड। अब हम बोलेंगे जन्म किसका हुआ, जन्म तिथि कौन सी होगी? तो 1966। योजना अवकाश। और जन्म किसका हुआ? तो चावल और गेहूं की बोनी प्रजातियों का। प्रभावित क्षेत्र पंजाब और हरियाणा, और इधर राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है। और प्रभावित फसल
गेहूं और चावल। ये दोस्तों एक बार हरित क्रांति को देख लो, बाद में नेगेटिव आएगा इसका, नेगेटिव से अपन दूसरी चीज पढ़ेंगे। बोलो हरित क्रांति, हरित क्रांति के बारे में अथवाती बता रहा हूं। पहला प्रश्न है हरित क्रांति क्यों आई। देखिएगा एक बार पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं बोल रहा हूं हरित क्रांति क्यों आई, हरित क्रांति क्यों आई। तो हरित क्रांति क्यों का मतलब है कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, क्यों का मतलब उद्देश्य हो गया कृषि के उत्पादन में क्या है वृद्धि। सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज करो। बाद में आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता समझ गए। बाद में बफर स्टॉक, बफर स्टॉक का मतलब होता है कि 2-3 साल अगर अनाज न भी हो तो हमारा काम चल जाए, बफर स्टॉक। और बाद में निर्यात को बढ़ाना, मतलब स्टॉक भी इतना हो जाए कि हम निर्यात भी कर सके, तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना। ये चीज आपके आ गई। अब बोलो हरित क्रांति क्या है, क्या। अब जैसे आपसे पूछा हरित क्रांति है क्या, तो आप सभी लोग ऐसा बोलते रहते हैं कि उत्पादन को बढ़ाने, उत्पादन में वृद्धि करना है, उत्पादन में वृद्धि करना तो इसका उद्देश्य है, उत्पादन में वृद्धि करना तो इसका उद्देश्य है। इसका क्या है ये, तो उच्च उत्पाद तकनीक है, हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हमारे लोग हैं पहले क्या करते थे, बैल से खेती जोतते थे या ऊंट से खेती जोतते थे। तो बैल और खेत की, बैल और ऊंट की जगह, बैल और ऊंट की जगह क्या आ गया, बोलो बैल और ऊंट की जगह आपका क्या आ गया, बैल और ऊंट की जगह ट्रैक्टर आ गया। तो खेती स्वाभाविक से ज्यादा जोती जाने लगी। हम पहले देसी बीज यूज लेते थे, उसकी जगह कौन सा आ गया, हाइब्रिड संकर बीज आने लग गया। तो देसी बीज को 6 महीने लगते थे और हाइब्रिड को कितना लगता था, 3 महीने। तो स्वाभाविक से फसल ज्यादा होने लगी तो हाइब्रिड आ गया। हम देसी खाद यूज लेते थे, उसकी जगह पेस्टिसाइड्स आ गई। अब हमने बोला हम हाथ से फसल को काटते थे, उसकी जगह आपकी टेक्नोलॉजी, मतलब ये क्रशर वगैरह ये सब आ गई। और ये सब चीजें ही हरित क्रांति है। तो उच्च उत्पाद तकनीक आ गई, इससे हमारा उत्पादन बढ़ा। तो गेहूं और चावल की बोनी किस्मों का, बोनी मतलब कौन सा, जो हाइब्रिड किस्म है उसका केमिकलाइजेशन किया जाए, रासायनिकरण किया जाए, उसको रसायन के साथ डालोगे तो उसको प्रोडक्शन में क्या होगी, वृद्धि होगी। यह क्रांति कैसे आई, तो इसका जनक कौन था, तो इसका जनक था नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। तो भारत में इसका जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन इसका जनक है भारत में, भारत में, समझ गए क्या। अब मैं बोलूंगा जन्म स्थान कृषि हरित क्रांति का कौन सा है, तो दुनिया में है मेक्सिको। मेक्सिको कहां पर है, अमेरिका। तो भारत में कौन सा है, पंतनगर। पंतनगर कहां पर है, उत्तराखंड। बाद में हम बोलेंगे जन्म तिथि, यह क्रांति कब जन्म हुआ, तो 1966। हमारे यहाँ पे उस समय पंचवर्षीय योजना का अवकाश था। तो पंचवर्षीय योजना का अवकाश था तो उस पीरियड को हम योजना अवकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजना अवकाश बोलते हैं, योजना अवकाश बोलते हैं। तो जन्म तिथि कौन सी होगी, 1966, योजना अवकाश हो गया। जन्म किसका हुआ, जन्म किसका हुआ बोलो, तो चावल और गेहूं की बोनी प्रजातियों का जन्म हुआ। और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा हुआ, तो पंजाब और हरियाणा पे इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। और हमारे राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ पे इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। और पॉजिटिव प्रभाव कौन सी फसल पर पड़ा, चावल पर। ये टोटल आपका हरित क्रांति का क्या है, प्रभाव। लेकिन ये तो आप हरित क्रांति का प्रभाव नेगेटिव, पॉजिटिव पढ़ रहे हो, कौन सा, पॉजिटिव। अब इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और उस नेगेटिव प्रभाव के हम पॉइंट डालेंगे, उसी के आधार पे हम बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे अभी मैंने बोला परंपरागत किसान को हम वापस कैसे निकालें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसी प्रकार से यहां भी हमें क्या करना चाहिए। देखिएगा नंबर 1 देखिए, अब हरित क्रांति का नेगेटिव प्रभाव क्या है। क्रांति का नकारात्मक प्रभाव, नंबर 1, मोटे अनाजों का के उत्पादन में कमी। दाल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। मतलब गेहूं और चावल का उत्पादन तो बढ़ा लेकिन मोटे अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा। भू उर्वरता का ह्रास, उर्वरता का ह्रास मतलब भूमि की फर्टिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। प्रदूषण युक्त कृषि,
कृषि। चौथा, भूजलीय भूगर्भीय जल स्रोतों का ह्रास। और पांचवी, शनै शनै उत्पादन कम। और वापस खाद्यान्न संकट। एक बार देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, बाद में 2 मिनट के लिए वापस बताता हूं। देखिए हरित क्रांति का नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ा, नेगेटिव। अब नेगेटिव से ही हम पॉइंट को उठाएंगे। बोलिए, मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी आई। मोटे अनाजों के उत्पादन में क्या आई, कमी। मतलब गेहूं और चावल का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी आई। जैसे दाल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इसका उत्पादन घटा। समझ गए? तभी आपको पता हो, तो आपको पता होगा कि दाल है ना, दाल का उत्पादन धीरे धीरे, भाई लोग खाने वाले तो क्या हुए ज्यादा, और धीरे धीरे उत्पादन क्या हुआ, कम। उत्पादन कम हुआ तो दाल का उत्पादन कम हुआ, तो तभी तो दाल के भाव क्या हुए, बढ़े हैं। ठीक है। और सुनो, भूमि का उर्वर शक्ति में क्या हुआ, ह्रास। उर्वरता में क्या हुआ, ह्रास। मतलब भूमि की फर्टिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फर्टिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। देखिए बोलो एक बार, फर्टिलिटी कैसे डिक्रीज हुई। देखो ये सेम है ना, अपन एंटीबायोटिक नहीं खाते कि एंटीबायोटिक खाते हैं। एंटीबायोटिक खाते तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एंटीबायोटिक जो ही हम खाएंगे तो हमारी बीमारी तो एक बार खत्म हो जाएगी, लेकिन एंटीबायोटिक का एक तो पानी बहुत मांगती है, और दूसरी एंटीबायोटिक धीरे धीरे हमारी अच्छे बैक्टीरियाज को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से एक केमिकल है ना, उसकी वजह से हमारी भूमि का उर्वर शक्ति का धीरे धीरे क्या हो गया, ह्रास। और सुनो, शनै शनै उत्पादन भी क्या होने लग गया, कम। क्यों कि सुन लो, हम एंटीबायोटिक खाएंगे तो एक बार तो हमें पूरा असर मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके शरीर पे एंटीबायोटिक भी असर करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो ये भी आपका शनै शनै उत्पादन क्या हो जाएगा, कम। बोलो क्लियर है क्या, ये बात हो गई। और मैंने क्या कहा, एंटीबायोटिक को पानी ज्यादा चाहिए। उसी प्रकार से केमिकल वगैरह डालते हैं खेतों में तो उसमें पानी ज्यादा चाहिए, तो हमने पानी से जमीन को पूरी तरह से क्या कर दिया, जमीन के जो स्रोत थे उनको पूरी तरह से क्या कर दिया, ह्रास कर दिया। यानी जमीन को फाड़ दिया पूरी तरह से, और हमारे जो भूगर्भीय जल स्रोत है उनको भी हमने नष्ट कर दिया। तो जल के जो स्थलीय जल है उसके स्रोतों में भी क्या है, ये कमी। और ये केमिकल युक्त खेती होने के कारण ये सारी की सारी खेती प्रदूषण युक्त खेती हो रही है, और प्रदूषण युक्त खेती से हमारे कैंसर वगैरह ये सब बीमारियां फैल गई, और ये सारी बीमारियां फैलने से तो इसका एक नेगेटिव प्रभाव भी पड़ा। तो मोटे अनाजों का उत्पादन का ह्रास हुआ। अब इसी को हमें निदान बढ़ाना है, तो इसी के निदान के लिए देखो कौन सा, सुनना, इसी के निदान के लिए अपन द्वितीय हरित क्रांति बोलते हैं। कौन सी हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति। सुनना, द्वितीय हरित क्रांति। अब ये द्वितीय हरित क्रांति का जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया एपीजे कलाम ने, एपीजे कलाम, अब्दुल कलाम ने, और इसको आगे बढ़ाया एमएस स्वामीनाथन ने। किसने आगे बढ़ाया, एमएस स्वामीनाथन ने, द्वितीय हरित क्रांति को। समझ गए? तो ये ही, अब देखो ये द्वितीय हरित क्रांति क्या है, यानी पहली हरित क्रांति नहीं है क्या, पहली हरित क्रांति के दोषों को दूर करने के लिए हमने क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए, तो स्वामीनाथन एक समिति आई, स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन आयोग आया, उसने कृषि एवं कृषक की दशा एवं दिशा पर रिपोर्ट दी है। प्रस्तुत की है। सुनना मेरी बात, ये देखिएगा, इसी को हरित क्रांति के रूप में जान सकते हैं। तो द्वितीय हरित क्रांति का जो कॉन्सेप्ट दिया किसने दिया, एपीजे कलाम साहब ने दिया। इसको आगे बढ़ाने का श्रेय किसको है, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को है। एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ। क्या गठित हुआ, आयोग। उस आयोग ने कहा कि कृषि और कृषक की क्या दशा है, कृषि और कृषक की क्या दशा है, और उसको किस दिशा में ले जाया जा सकता है। तो आप देखो, जितने भी हमारे किसान आंदोलन हो रहे हैं, वो किसान आंदोलन एक ही बात कर रहे हैं। सुनना मेरी बात, किसान आंदोलन एक ही बात कर रहे हैं कि किसान आंदोलन कह रहे हैं कि आपको
आपको किसान आंदोलन ये बात करें कि आपको मतलब सरकार को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। तो स्वामीनाथन ने कृषकों की दशा, कृषकों की और कृषि की दिशा और दशा पर बल दिया है। तो यही हरित क्रांति का कंसेप्ट है। अब इसी के आधार पर क्या क्या चीज हम कर रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा, उसके लिए आपको एक बात करेंगे। तो इसको आपको बताना है। तो देखिए 2 पॉइंट है, इनके जो नेगेटिव पॉइंट है इसको हमें पॉजिटिव रूप में लेना है, इनके नेगेटिव रूप को पॉजिटिव रूप में लेना है। वही द्वितीय हरित क्रांति और कृषि के क्या है, नवीन आयाम है, और इन्हीं से आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। देखिएगा ये आगे देखिए क्या क्या हो रहा है, 1 मिनट समझ लीजिए। अब देखिए पिछले टॉपिक को एक बार बता देता हूं, सुन ला। पिछले, ये तो हरित क्रांति होगी। पिछले में था परंपरागत किसान था तो खाद्यान्न फसलों पर क्या दे रहा था, बल, व्यवसायिक फसलों पर बल नहीं दे रहा था। अतः कृषि व्यवसाय के रूप में नहीं हो रही थी, तो घाटे की कृषि होगी तो किसान क्या हो गया, ऋणग्रस्त हो गया, किसान आत्महत्या को मजबूर हो गया और खेती को छोड़ने लग गया। तो हम कैसे तो उसको ऋण मुक्त करें, और कैसे ऋण मुक्त करके और कैसे उसको खेती के साथ जोड़ें, कैसे खेती के साथ उसको जोड़ें। तो ऋण मुक्त कैसे करें और खेती के साथ उसको कैसे जोड़ें जिससे वो वापस खेती की तरफ बढ़े। समझ गए क्या मेरी बात को? तो खेती की तरफ बढ़े और कृषि का हम व्यवसाय करें और उसकी आमदनी को दुगना करें। तो यहां पर आपके सारे टॉपिक आ जाएंगे। तो आगे आगे आप देखिएगा। तो मैं आगे बता रहा हूं, इन्हीं से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अब देखिए किसान को खेती से कैसे जोड़े। ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग, ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग, किसान ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग, किसान खेती मतलब किसान खेती क्यों करे, ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग। तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने कॉन्सेप्ट दिया कि सबसे पहले हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग करें। तो ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग कि किसान खेती क्यों करे, तो इन्होंने कृषक कल्याण कोष बनाया। कल्याण कोष K3, 1,000 करोड़ रुपए का, और अभी इसको बढ़ाकर कर दिया 2,000 करोड़। किसान को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलवाना। ठीक है, कृषि कल्याण कोष। एक और आगे बढ़े, कृषि प्रसंस्करण नीति, प्रसंस्करण नीति, पंद्रह के स्थान पर 2020 राज्य में कृषि प्रसंस्करण उद्योग को विकसित करना।
ठीक है। तीसरा है ग्राम ग्लोबल, सुन लो। ग्लोबल राजस्थान एग्रोमीट 2015 के स्थान पर कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम, कृषि खंड स्तर पर किसानों को जागरूक करना, कृषि का व्यवसायीकरण, के लिए कृषि बिल और किसान ऋणग्रस्तता से मुक्ति। अब आइए किसान को सुरक्षा, उसकी फसल को सुरक्षा और किसान सम्मान। ये देखो, अब देखिए, आप खुद एक बार समझिएगा इसको, इसमें सब चीजें आ गई हैं, एक बार समझिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैंने बोला किसान खेती को छोड़ रहा है या आत्महत्या कर रहा है, किसान खेती को छोड़ रहा है या आत्महत्या कर रहा है। अब किसान को हम खेती की तरफ वापस कैसे लाएं, वापस कैसे लाएं? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्थान पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पिछली बार आया था आपके कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि उद्योगपति उद्योग क्यों लगाए अपने यहाँ पे, बिजनेस क्यों करे, उसी प्रकार से किसान को खेती के लिए हम प्रेरित क्यों करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको खेती के लिए प्रोत्साहन देने के लिए ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग लाए हैं, ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग लाए हैं। अब देखो, किसान सबसे बड़ा परेशान जो है वो सबसे पहले किसान परेशान है। अभी बात कहूंगा, राजस्थान सरकार ने 2019-20 के बजट में कृषक कल्याण कोष बनाया है, कृषक कल्याण कोष, कृषक कल्याण कोष, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कृषक कल्याण कोष K3, के का मतलब कृषक है, के का मतलब कल्याण है, के का मतलब कोष है, तो कृषक कल्याण कोष K3 हो गया, समझ गए। ये 1000 करोड़ रुपए का बजट में घोषित किया गया था, लेकिन अब इसको 2000 करोड़ का बना दिया। कितने का बना दिया? 2000 करोड़ का बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या बात होगी? तो इसमें बात यह होगी किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाना, किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाना, यथोचित मूल्य दिलाना। कि भले किसान है ना, उसको क्या होता है, प्रॉब्लम क्या कहाँ आती है कि किसान को प्रॉब्लम ये आती है कि भाई साहब जब वो फसल को तैयार करता है ना, तो तैयार करता है तो बाजार में बेचने जाता है तो उस भाव डाउन कर दिए जाते हैं, तो भाव डाउन कर दिए जाते हैं। तो सरकार ने कहा कि हम जो ये कोष बना रहे हैं ना, इस पैसे के माध्यम से तुम्हारा जो भी भावों का अंतर आएगा, भावों का क्या आएगा, अंतर आएगा, वो हमारी तरफ से आपको देंगे, आपको तो अपनी फसल का पूरा लाभ देंगे, तो किसान को कोई घाटा नहीं होगा। तो कृषक कल्याण कोष बनाया, ठीक है। उसके बाद कृषि प्रसंस्करण नीति, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी भी बोल सकते हैं। समझ गए क्या? कि तुम खेती कर रहे हो ना, तो खेती के साथ साथ तुम है ना अपनी खेती में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हो, प्लांट लगा सकते हो, यानी तुम्हारे खेती का व्यवसायीकरण कर सकते हो। जैसे सब्जियां बो रहे हो तो सब्जियों की ग्रेडिंग करके उसको निर्यात कर सकते हो, अचार बना सकते हो, आंवले का प्लांट लगा सकते हो, च्यवनप्राश का प्लांट लगा सकते हो, तो ये फूड प्रोसेसिंग होगी। तो 2015 में पहले फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी आई
थी, यानी एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी कब आई थी? 2015 में। उसके स्थान पे अब कौन सी आई है? 2020। ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट भी दिया गया है। तो कृषि प्रसंस्करण नीति आ रही है, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण उद्योग को विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है। इसकी डिटेल बताऊंगा क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में दिया है। कृषि प्रसंस्करण क्यों लाए? बोलो, किसान को कह रहे हैं कि तुम तेरा बिजनेस के अकॉर्डिंग कर, क्योंकि अभी भी मैंने बोला कि हमारा किसान परंपरागत है, और परंपरागत किसान है वो परंपरागत केवल खाने से संबंधित खेती कर रहा है, तो वो व्यवसाय के रूप में नहीं कर रहा, तो उसकी खेती घाटे में जा रही है, तो इसको कहता है तो इंडस्ट्री लगा सकता है। समझ गए क्या? अब बात आती किसान को इतनी जागरूकता कैसे मिले, जागरूकता कैसे मिले? तो एक वसुंधरा जी के समय एक प्रोग्राम था, ग्राम, कौन सा? ग्राम ग्लोबल राजस्थान एग्रो मीट, ग्लोबल राजस्थान एग्रो मीट, ग्लोबल राजस्थान एग्रो मीट। ये ग्लोबल राजस्थान एग्रो मीट 2015 में आया। कब आया? 2015 में। अब 2015 में इसके स्थान पर बसोगराज सरकार ने लाया कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम। कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम ये आया कृषि खंड स्तर पर किसानों को जागरूक करने के लिए। सुन लो, पहले ग्राम चलता था, ग्राम संभागीय स्तर पर चलता था। अब ये कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम उसके स्थान पे आया है, और वो खंड स्तर पर, एग्रीकल्चर जो खंड बने हुए हैं उनके स्तर पर चलेगा। और ये किसानों को जागरूक करने के लिए संगोष्ठियां, सेमिनार वगैरह, उनको पूरी जानकारी, भाई कैसे टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में कैसी टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए क्या कृषि के आयाम आ रहे हैं, कृषि के लिए सरकार आपको क्या सुविधाएं दे रही है, कृषि के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, सारी बातें कौन बताएगा? कृषि ज्ञान धारा। तो ज्ञान देने का काम करेगा। तो सुनो, ये ज्ञान देने का काम करेगा, ये आपको सही भाव दिलाएगा, ये आपको इंडस्ट्री लगाने में क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा। समझ गए क्या मेरी बात को? अब आया कृषि के व्यवसायीकरण के लिए आपका कृषि बिल आए हैं, जो मोदी जी के जो 3 कृषि बिल नहीं आए क्या? 3 कृषि बिल, वो कृषि के व्यवसायीकरण के लिए आए हैं। कृषि के व्यवसायीकरण की, कृषि को व्यवसायिक रूप दे दिया जाए तो इस किसान की हालत क्या हो सकती है? अच्छी हो सकती है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे, जिसके विरोध में राजस्थान सरकार ने बिलों को क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है। तो कृषि बिल के बारे में भी हम बात करेंगे, तो करंट में आ जाएगा। अब एक और बात आती है कि किसान है ना, इसको ऋणग्रस्तता से क्या दिलाए? मुक्ति। तो कृषि के ऋणग्रस्तता से उसको किस प्रकार से मुक्ति दिलाए? यानी किसान हमारा पूरी तरह से क्या है? कर्जे में फंस चुका है। तो कर्जे में फंस चुका है, तो इसको किस प्रकार से हम मुक्ति दिलाएं? तो मुक्ति दिलाने के लिए तो आपका टॉपिक कृषि ऋण भी हो गया। कौन सा? किसान क्रेडिट, कृषि ऋण वाला टॉपिक भी हो गया। अब किसान और उसकी फसल को सुरक्षा दो, किसान को और उसकी फसल को सुरक्षा दो। बोलो, तो किसान के लिए, भाई किसान के लिए किसान पेंशन योजना शुरू हो रही है, और किसान की फसल के लिए फसल बीमा योजना शुरू हो रही है। फसल बीमा योजना शुरू हो रही है, और एक साथ में आप किसान को सम्मान मिले। जैसे आप सभी को भारत रत्न दे रहे हो, ये दे रहे हो, पद्मश्री दे रहे हो, कोई भी पुरस्कार दे रहे हो, तो इसको भी सम्मान मिले, जिससे वो खेती की तरफ आकर्षित हो। तो ये होगा तभी वो खेती की तरफ वापस आएगा और घाटे से मुक्त होगा, व्यवसायिक कृषि करेगा, ये सब कृषि करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है हमारा किसान खुशहाल होगा और उसकी इनकम बढ़ेगी। तो ये किसका जवाब था? सुन लो, अब तुम्हारे इसमें टॉपिक आएंगे, सुन लो। एक तो आपका कृषि प्रसंस्करण अपन पढ़ेंगे। कौन सा? कृषि प्रसंस्करण। एक आपका कृषि के ऋणग्रस्तता से उसको कैसे मुक्ति दिला रहे हैं हम, ठीक है। और तीसरा आपका कृषि बिल आएगा। कौन सा आएगा? कृषि बिल। किसान को सुरक्षा कहां पर दे रहे हैं और कहां पर उसको सम्मान दे रहे हैं, कहां पर सम्मान दे रहे हैं, ये टोटल आपके इसमें टॉपिक्स आ जाएंगे। तो ये अपने आप बन जाएगा। फिर आपके, मैंने बोला वो 5 पॉइंट कौन से हैं, तो कल आपको उसके बारे में, तो ये सारे टॉपिक इसके अंदर ही समाहित हैं। तो अगला जो पाठ हम करेंगे वो आपका किसके बारे में करेंगे? बोलो, कृषि प्रसंस्करण नीति। कृषि प्रसंस्करण नीति, कृषि प्रसंस्करण नीति के साथ साथ बोलो कौन सा? किसान ऋणग्रस्तता से मुक्ति, किसान के व्यवसायीकरण बिल वाला, कृषि बिल वाला, और किसान को फसल की सुरक्षा, किसान सम्मान। और वो जो हरित क्रांति के 5 पॉइंट थे, उन नेगेटिव पॉइंटों के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, तो वो द्वितीय हरित क्रांति। तो वो सारा का सारा आपके जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे दोस्तों। तो ये मैंने सारा का सारा बात बताई है, और इसके लिए आप काम कर सकते हो। तो ये दोस्तों हमने बताया किस टाइप से काम होगा। ये आपका जो पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंटों के अकॉर्डिंग, तो विशेषताओं के साथ ही आपकी सारी की सारी चीज़ हमने बता दी है, इसको समझाया है। अब आप कल हम बात करेंगे वो इन पॉइंट पे, किसान की ऋणग्रस्तता के बारे में, कृषि प्रसंस्करण नीति के बारे में, और कृषि के बिलों के बारे में,
और साथ में आपके फसलों की बीमा के बारे में, किसानों की सुरक्षा के बारे में और इसके बारे में, तो सारी चीज़ हो जाएगी। फिर हरित क्रांति के नेगेटिव दोष है उनके पॉजिटिव करने के बारे में, तो वो सारा हो जाएगा। तो ये ही आपको सिलेबस में दिया है दोस्तों। तो नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आपका